भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज हम भूकंप का अध्ययन करेंगे। भूकंप सामान्यतः पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होने की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उत्पत्ति क्यों होती है और इसका वैश्विक वितरण क्या क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भूकंप। भूकंप जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। अब इसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले तो भूकंप क्या है, फिर भूकंप के कारण, फिर पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे, भूकंप का वैश्विक वितरण, वैश्विक वितरण एवं भूकंप से प्रभाव, भूकंप की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन बिंदुओं के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो पहले लेते हैं भूकंप क्या है। भूकंप क्या है, या इसकी हम इसको परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचल जिसकी वजह से पृथ्वी का ऊपरी भाग एवं आंतरिक भाग अस्थिर हो जाता है, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचल, होने वाली हलचल जिससे पृथ्वी अस्थिर हो जाती है, जिससे पृथ्वी अस्थिर हो जाती है, तथा भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो, जिससे धरातल का असंतुलन हो जाना ही भूकंप है, जिससे धरातल का असंतुलन हो जाना ही भूकंप है, असंतुलन हो जाना ही भूकंप है, असंतुलित हो जाना ही भूकंप है। पृथ्वी में हलचल की वजह से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग अस्थिर हो जाता है, जिससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और इस संतुलन के बिगड़ने से पृथ्वी पर जो हलचल होती है वही क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। अब बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की। भूकंप की उत्पत्ति किस कारणों से होती है? भूकंप उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के सामान्यतः दो कारण होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, और दूसरा होता है मानवीय कारण, मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में दो बात सामने आती हैं। पृथ्वी की कुछ प्लेटें
जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया कि पृथ्वी के जो महाद्वीपीय प्लेट हैं वो एक स्थान पे स्थिर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती हैं, और प्लेटों के स्थानांतरण होने की वजह से पृथ्वी असंतुलित हो जाती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सागरीय एवं महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस संदर्भ में दो चीजें होती हैं प्राकृतिक कारण में, प्लेटों का स्थानांतरण और प्लेटों का स्थानांतरण के बारे में हमें एक सिद्धांत पढ़ते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने बताया कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। दूसरी बात सामने आती है प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत की। पुनश्चलन सिद्धांत या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत भी कहा जाता है, और देने वाले थे H.F. रीड। इन्होंने बताया कि एक निश्चित दाब के बाद चट्टानों के दबाव सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और दबाव सहन करने की क्षमता खत्म हो जाने के कारण ये अपनी अस्थिरता को पुनः स्थिर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती हैं, तो वो दाब के कारण भी इसका भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात करते हैं मानवीय कारकों की। मानवीय कारकों में मानव द्वारा बांधों का निर्माण, इस संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि 1967 में कोयना महाराष्ट्र में आया भूकंप बांध की वजह से आया था, कोयना बांध की वजह से। और इसके अलावा परमाणु विस्फोट के द्वारा भी पृथ्वी का धरातल असंतुलित हो जाता है और भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा और कारण में देखें तो खदानों का गहरा होना, इन खदानों के गहरे होने की वजह से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, और बारिश के समय ये खदानें पानी से भर जाती हैं तो अचानक ज्यादा दबाव बढ़ जाता है, और दूसरे मौसमों में ये खाली होती हैं और निरंतर इसके जो पदार्थ है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का असंतुलित हो जाती है। अब बात करते हैं अन्य कारकों की। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं इसके उत्पत्ति के? मानव द्वारा भवनों का निर्माण, भवनों के निर्माण के द्वारा भी पृथ्वी का असंतुलन हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से या पर्वतीय क्षेत्रों से जो स्टोन निकाला जाता है उनके द्वारा खदानें गहरी होती जाती हैं और मैदानी या समतल क्षेत्रों के अंतर्गत भवन निर्माण कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, अगला बिंदु है हमारा भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से लेकर किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं और क्या क्या स्थिति बनती है। यह है पृथ्वी, इसका आंतरिक भाग क्रोड है,
जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप मूल। भूकंप मूल इंग्लिश में कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इससे भूकंपीय तरंगे उत्पत्ति होती हुई पृथ्वी के सबसे नजदीकी स्थल होता है वहां तक पहुंचती है, और पृथ्वी पर सबसे इस भूकंप मूल से नजदीकी स्थल होता है वो कहलाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र इंग्लिश में कहा जाता है इसे एपिसेंटर। एपिसेंटर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हुई तो दो प्रकार की तरंगे हैं। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी आंतरिक तरंगे, इंटरनल वेव, आंतरिक तरंगे, और दूसरी हो जाएगी बाह्य तरंगे या इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। आंतरिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे एवं एस तरंगे। पी तरंगे एवं एस तरंगे। अब बात करते हैं पी तरंग और एस तरंगी। और बाह्य तरंगों में होती हैं एल तरंगे। पहले अध्ययन करते हैं आंतरिक तरंगों का। आंतरिक तरंगे आंतरिक तरंगे में भी प्रथम है हमारी पी तरंग। इन तरंगों की खोज करने वाले थे पी तरंग और एस तरंग के ओल्डम। ओल्डम ने इनकी खोज करता थे। अब देखो पहले पी तरंग की विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता होती है। इनकी गति 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं, जिसके कारण इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे दोलन के समान गति करती हैं। ये तरंगे दोलन के समांतर गति करती हैं। दोलन के समांतर गति करती हैं। और इनकी विशेषताओं में सर्वाधिक गति वाली तरंगे, सर्वाधिक गति वाली तरंगे, और इनकी प्रकृति क्या होती है? ये ठोस, द्रव्य एवं गैस तीन अवस्था में गुजर सकती हैं। ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। इन तरंगों के भी दो प्रकार हैं। एक तो पीजी तरंगे, पीजी तरंगे, और दूसरी हो जाएगी पी स्टार तरंगे। पीजी तरंगों की खोज की थी जेफरीज महोदय ने। जेफरीज ने पीजी तरंगों की
खोज की और पी स्टार तरंगों की खोज करने वाले थे कोनार्ड। कोनार्ड ने पी स्टार तरंगों की खोज की। अब बात करते हैं एस तरंग की। पी तरंगों के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पी तरंग, मान लिया ये पृथ्वी का क्रोड है और यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति होते ही यहां से तरंगे रिलीज होगी, लेकिन क्रोड की चारों ओर एक तरल अवस्था में भाग होने की वजह से पी तरंगे अपने स्थान से विचलित हो जाती हैं और विचलित होती हुई आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। पी तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो यहां पर 105 डिग्री से लेकर के 145 तक का भाग, 145 डिग्री तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ, 145 डिग्री और 105 डिग्री, ये क्षेत्र पी तरंग छाया क्षेत्र कहलाएगा। पी तरंग छाया क्षेत्र। इधर भी पी तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग छाया क्षेत्र। इस प्रकार से पी तरंगे गमन करती हैं। कहां से? भूकंप मूल से। ये वाला दिगंतर है ही है। ये तो हो गया पी तरंगों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एस तरंगे। एस तरंगे आंतरिक तरंगों, इनके थे इन विशेषता देखो, इनकी गति होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये केवल ठोस अवस्था में ही चल सकती हैं। ठोस अवस्था में ही गमन करती हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति, ये प्रकाश तरंगों की भांति गमन करती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इस तरंग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये है पृथ्वी, ये आंतरिक भाग क्रोड है, इसके चारों ओर तरल अवस्था में मैग्मा है, ये क्रोड का भाग है। अब इसकी विशेषता क्या है कि भूकंप मूल से तरंगे कुछ विचलित होती हुई आगे बढ़ती हैं। ये भूकंप का मूल है।
और ये अधिकेंद्र। जैसे ही इस तरल अवस्था में आती हैं तो ये अपने स्थान से विचलित हो जाती हैं, क्योंकि ये तरल अवस्था में गमन नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से भूकंप मूल के अप साइड में इसका छाया क्षेत्र का निर्माण होता है 100 लेकर 105 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर। यह क्या कहलाता है? एस तरंग छाया क्षेत्र। और इस भाग में एस तरंगे गमन नहीं करती हैं। एस तरंगों की भी कितने प्रकार हैं? एस तरंगों के भी दो प्रकार हैं, एस जी तरंग व एस स्टार तरंग। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगों की। नेक्स्ट तरंगे हैं बाह्य तरंगे या धरातलीय तरंगे। बाह्य तरंगे ये होती हैं एल तरंगे। इन्हें बाह्य तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धरातल के ऊपरी भाग में ही चलती हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, कि ये तरंगे होती हैं सर्वाधिक टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली, और तो सर्वाधिक टेढ़ी तो सर्वाधिक हलचल उत्पन्न करती है, सर्वाधिक हलचल उत्पन्न करेगी तो सर्वाधिक विनाशकारी होगी। एल तरंगे इसकी खोज करता थे एच डी लव। इस कारण इनके उपनाम भी हैं लव वेव्स। उपनाम देखो, पहला तो हो जाएगा लव वेव्स, धरातलीय तरंगे, जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी तरंगे। टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी तरंगे, और इन्हें सर्वाधिक विनाशकारी भी कहा जाता है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे। इनकी गति होती है, विशेषता देख लेते हैं। गति 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं एल तरंग को। ये भी तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भी लिख लेना, तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती हैं, ठोस व गैस। मान लो ये पृथ्वी का ऊपरी पार्ट है, यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई पी और एस तरंगों के माध्यम से यहाँ पे तरंगे पहुंची। अब ये तरंगे जाकर के नवीन तरंगों की उत्पत्ति करती हैं और वो तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, जिग जैग। ये पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से घूम जाती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, इसके कारण सर्वाधिक विनाशकारी स्केल से भी ज्यादा इसी की वजह से आता। और 5 रिक्टर स्केल से ऊपर वाला भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है। ये होती हैं एल तरंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एल तरंगों के बारे में हो गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्र। भूकंप प्रभावित अब देखो, या इसको हम कह सकते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण। इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, और इधर
अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये वाला पार्ट यूरेशिया का, ये अलास्का प्रांत, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है ग्रीनलैंड। देखो, ये वाला पार्ट है यहाँ पे रोकीज पर्वतमाला, ये वाला भाग इधर एंडीज पर्वतमाला, इस प्रकार से चार और ये वलय बनता है। इस पार्ट से अंटार्कटिका का थोड़ा बहुत भाग आता है, और इधर वाले का इसे कहा जाता है, ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। और यहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, इसकी वजह से भी, और प्लेटों के टकराने की वजह से यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आता है। इसे पृथ्वी का अग्नि वलय भी कहा जाता है, पृथ्वी का अग्नि वलय भी कहा जाता है, इंग्लिश में रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। अब दूसरी पेटी आती है, थोड़ा बहुत दक्षिण अमेरिका भाग, और फिर ये निरंतर श्रृंखला यूरोप से होती, अरब देशों से होती हुई, हिमालय पर्वत से होती हुई ये आगे बढ़ती है। इस प्रकार से ये है द्वितीय प्रभावित क्षेत्र। और तीसरे भूकंप जोन की बात करें तो अफ्रीका की ब्रंश घाटी और अंटार्कटिका का कुछ भाग, इस क्षेत्र में जो ब्रंश घाटी वाला भाग है, यहाँ पे तृतीय प्रभावित क्षेत्र है भूकंप का। गया भूकंप का वैश्विक वितरण। इसके अलावा बात करते हैं भूकंप के संबंध में शब्दावली है, उसके बारे में वे भी पढ़ लेते हैं। एक बिंदु आया था भूकंप मूल, भूकंप मूल इंग्लिश में इसे कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर। ये क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह बिंदु, पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह बिंदु, आंतरिक भाग का वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल कहलाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार का एक बिंदु आया था हमारे सामने, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंपीय तरंगे धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, वो वाला बिंदु क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंप मूल का धरातल पर अवस्थित सबसे नजदीकी बिंदु, धरातल पर अवस्थित सबसे नजदीकी बिंदु, सबसे नजदीकी बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम महसूस की जाती हैं, जहां भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम महसूस की जाती हो, अधिकेंद्र कहलाता है।
केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं भूकंप के प्रभाव। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जिस मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र भूकंप के द्वारा आंतरिक चट्टानों के हलचल की वजह से जल के नए स्रोत खुल जाते हैं। ये सकारात्मक पहलू की बात हो गई। इसके अलावा भूकंप के द्वारा नकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बसे हुई बस्तियां हो जाती हैं और पूरा का पूरा जीव जंतु पारितंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है अधिक रिएक्टर आए तो। लेकिन भूकंप आए तो प्रभाव दुष्परिणाम मानव एवं अन्य जीव को झेलना पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति कहीं पे नष्ट हो जाती हैं, सड़कें पुल वगैरह टूट जाते हैं। इसके ये प्रभाव हैं, दो प्रभाव पड़ते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। पहला तो हो जाएगा नवीन मीठे जल के स्रोतों का खुलना। और नकारात्मक पहलू में हो जाएगा मानव एवं जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं, जान माल की हानि होती है। जान माल की हानि होती है। परिवहन तंत्र में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है। परिवहन तंत्र में बाधा उत्पन्न होने का कारण क्या होगा? पुलों सड़कों आदि का टूट जाना। पुलों सड़कों आदि का टूट जाना। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब करते हैं भूकंप का मापन। पहले बात तो करते हैं भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है। सीस्मोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं भूकंप के मापन की। इसकी मापनी रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल। और दूसरी मापनी है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल। ये तो है गुणज मापनी। गुणज मापनी ये लोग विधि पे कार्य करती है। लोग विधि पे कार्य करती है, इसलिए इसका अगला मान होता है वो 10 गुना होता है। नेक्स्ट अगला मान होता है इसका जो 10 गुना होता है।
और 10 10 अंक होते हैं, जो 0 से लेकर के 10 अंक प्रदर्शित होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अगला भूकंप, नेक्स्ट अगला बिंदु होगा ना 0 से 1, 1 से 2, तो उसका 10 गुना होगा। और मर्केली स्केल ये मात्रात्मक मापनी है, मात्रात्मक मापनी है। इसका मापक यंत्र, ये बात हुई आज भूकंप के बारे में।